जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो बात करेंगे 47 G7 समिट की। क्या बिग अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए और इसमें क्या हम देख सकते हैं, इसके परिचय की बात करेंगे। आपका जो आने वाला यूपीएससी 2021 के जो अक्टूबर में एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये G7 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देखने को मिल सकते हैं। तो G7 पे हम उनके G7 के परिचय की बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्यों देशों की कमी है, आखिरकार G7 में 7 कंट्री कौन कौन से आते हैं, इस पे बात करेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, एजेंडा क्या है 2021 के लिए, ये भी बात करेंगे। और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आप आमंत्रित किया है 2021 के जो जून से स्टार्ट हो रहा है आपका जी समिट। और इससे पहले की बात करेंगे 46वां जी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 45वां कहाँ हुआ था। तो बता दूं 46वां जो G7 हुआ था वो आपका यूएसए में हुआ था और 45वां आपका हुआ था वो फ्रांस के अंदर हुआ था। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। G7 समिट 2021 की बात करेंगे और क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, इस पर बात करते हैं। चर्चा में आखिरकार क्यों है आपका G7। तो G7 की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूनाइटेड किंगडम ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जून 2021 में आपका आयोजित होने वाला जो G7 सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आपका अतिथि के रूप में क्या आमंत्रित किया है। तो बोरिस जॉनसन यूके के इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो उन्होंने क्या है प्राइम मिनिस्टर मोदी को आमंत्रित किया है। और उनका बोरिस जॉनसन का भी अभी भारत का दौरा होने वाला है, आपको याद रखना है। और ये क्लास आपके लिए यूपीएससी के जितने भी छात्र हैं हिंदी माध्यम के, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि इसके अंदर आपको जिस तरीके से लिखा आ रहा है उस इससे ये होगा कि आपको नोट मेकिंग के लिए, मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। इस और आगे चलते हैं क्या और बात करते हैं इसके सब। आप अगर देखा जाए तो प्रमुख बिंदु की बात करें तो अन्य आमंत्रित देश है, जैसे भारत के साथ और भी देशों को आमंत्रित किया गया है। भारत के अलावा देखा जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी अतिथि देशों के रूप में आपका शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के साथ अन्य दो देश कौन से हैं जिनको आमंत्रित किया गया G7 में। तो आप देख सकते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया और एक दक्षिण कोरिया हो गया, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं कि देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को क्या है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को आमंत्रित किया है। तो आमंत्रित किया है तो ब्रिटेन और भारत और G7 की बात करें तो ब्रिटेन ने भारत के लिए आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में आपका स्थायी सीट का समर्थन करने वाला पहला P5 में से देखा जाए सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश में से है, पहला ये है। तो आपको याद होगा कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो आपको बता दूं, यूएसए हो गया आपका, यूके हो गया यानी ब्रिटेन हो गया आपका, फ्रांस हो गया आपका, फिर उसके बाद यूएसए हो गया आपका, फ्रांस के बाद सॉरी यूएसए बता चुका हूँ आपको, उसके बाद रसिया हो गया आपका, रसिया के बाद चीन हो गया। तो हमेशा देखा गया है कि ब्रिटेन आपका पहला समर्थक होता है, भारत का सुरक्षा परिषद में पूरा समर्थन करते हैं सदस्य। और वर्ष 2005 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाला पहला G7 सदस्य देश था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2005 में ब्रिटेन ही मात्र पहला ऐसा देश था 7 में भारत को पहली बार आमंत्रित किया था, और 2021 में भी ब्रिटेन ने भारत को आमंत्रित किया है। तो इसके मद्दे अनुसार देखें तो भारत के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है G7 का सदस्य। और G7 में अभी बात भी चल रही है कि सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जाए, और इससे क्या होगा कि भारत के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि हम आने वाले टाइम के अंदर भारत को कोई सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि भारत सारी जितनी भी मांग है वो पूरी फुलफ़िल करते हैं। भारत कंट्री, भारत अपने आप में एक विशाल देश है, ऊपर से हम लोकतंत्र हैं, बहुत बड़ा भारत लोकतंत्र है, यूएसए अफ्रीका के जैसे ही। भारत की आबादी और भारत की सेना क्षमता, ऊपर से हमारी अर्थव्यवस्था, हम हर जगह को, हर रिक्त स्थान को फुलफ़िल करते हैं। तो ये हमारे लिए आपका सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम G7 के सदस्य बनने के साथ साथ आने वाले टाइम के अंदर हम अपनी छवि को और ज़्यादा निखार सकते हैं। ऊपर से हम क्या है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का भी पूरी तरीके से हम डिमांड करते हैं, और पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में हम बन सकते हैं। और 2021 के G7 का उद्देश्य की बात करें, यानी कि एजेंडा की बात करें, इस सम्मेलन का देखा जाए तो आपका उद्देश्य क्या है, कोरोना वायरस महामारी से मुकाबले करने में।
जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है उस महामारी से मुकाबला करने में क्या है कि मदद करे। जैसे कि विश्व के ना जो अग्रणी लोकतंत्र को एकजुट करना, और आपका क्या है कि आर्थिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना। ठीक है। अभी क्या हुआ है कि आपको पता है कि 2019 से कोरोना वायरस चीन के अंदर विस्तार कर चुका था, और 2020 और 21 को 20 में भी और 21 में भी भव्य स्थिति रही। देखा गया है कि भारत के अंदर अभी हालिया में सबसे ज़्यादा केस आ रहे थे कोरोना वायरस के। तो क्या बोला गया है कि यार एक काम हो सकता है कि विश्व के सारी कंट्री जितनी है लोकतंत्र, और देखा जाए तो G7 के अंदर आपके ताकतवर कंट्री भी काफ़ी सारी है जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं आपके। तो और ऊपर से जितने भी लोकतंत्र हैं सब एक साथ मिलके काम करें, जब ही आपका क्या हो जाएगा, अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है। क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप में बहुत गरीब देश है जहाँ पे वैक्सीन पहुँचाना अभी बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। क्योंकि सब देशों ने, जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं, उन्होंने क्या है आपका अपने वैक्सीन को स्टोर कर लिया अपने देश के लिए पहले। तो वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे सबको साथ आना पड़ेगा। ये उद्देश्य रखा गया है आपका। आपको मैंने ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 का आपको शुरुआत में नाम बता दिया था कौन कौन से कंट्री इसके अंदर है। तो आपको बता दूं कि कनाडा हो गया आपका, फ्रांस हो गया, उसके ऊपर जर्मनी हो गया आपका, देख सकते हैं इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम हो गया, और यूनाइटेड स्टेट हो गया आपका। आपको याद रखना पड़ेगा G7 सदस्यों के नेम। देखो बहुत आसान है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। तो आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पूछ सकता है कि G7 के इसमें से कौन से देश नहीं, तो आपको ऑप्शन में दे देगा। जैसे कि बात करें, चार ऑप्शन आया जैसे, तो उसमें बोल देगा कनाडा का नाम दे देगा, USA का नाम दे देगा, यूनाइटेड किंगडम का दे देगा, और एक दे देगा रूस का। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन G7 का सदस्य देश नहीं है। तो आप टिक करके आएंगे रूस। अगर आपको सातों देशों के नाम पता है, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, तो आपको सातों नाम याद रखने, क्योंकि ये कभी भी रेयर चांस में क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। परिचय की बात करें तो यहाँ से आपके एग्जाम के लिए और ज़्यादा क्या ये इम्पोर्टेंट हो जाए। आपका देखा जाए तो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना याद रखना आपका वर्ष 1975 में की गई थी। कब? 1975 में। देखा जाए तो आपका वैश्विक आर्थिक शासन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे आपके सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक तौर पर संगठन के सदस्य देशों की बैठक आयोजित करी जाती है। वार्षिक यानी कि हर साल आपकी ये किस पे याद रखना है, आपका वैश्विक आर्थिक शासन और आपका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर, जैसे कि आतंकवाद, ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊपर से अभी ये जैसे कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, जैसे कि आपका अभी कोरोना पीरियड टाइम के अंदर देखा जाए तो अभी इनका जो उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आपके जितने भी आपके लोकतांत्रिक कंट्री है, लोकतांत्रिक मुल्क है, उसको क्या सबको साथ आने को और समृद्ध तरीके से इसका खात्मा करने और विकास करने के ऊपर है। जैसे कि अब आने वाले टाइम में जैसे GDP का गिरना, तो सबको साथ आके काम करना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। उसके बाद आपका देखा गया है कि जैसे कि आतंकवाद को ख़त्म करना और जितनी भी चीज़ें जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे सबको एक साथ आना, तो ये ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और सालाना बैठक होती है। आपको ये भी याद रखना है कि G7 संगठन का कोई औपचारिक संविधान और स्थायी मुख्यालय नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट किया जा चुका है कि ऐसा कौन सा संगठन है जिसका कोई औपचारिक संविधान और स्थायी मुख्यालय नहीं है। तो आपको क्या टिक करके आना, G7। उसके बाद वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय सदस्य देशों पर गैर बाध्यकारी होते हैं। वो चाहे माने या ना माने, लेकिन गैर बाध्यकारी होते शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय सदस्य देशों के लिए। अब सदस्य की बात करें यानी कि G7 मेंबर की बात करें तो G7 को औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों यानी कि आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का समूह है। ये याद रखना आपको। वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के नाम से जाना जाता था, आपको याद होगा। हालांकि आपको याद रखना है कि रूस को 2014 में क्रिमिया विवाद के बाद समूह से क्या निष्कासित कर दिया गया है। कौन से विवाद के बाद? क्रिमिया विवाद के बाद। याद रखना है कब क्या
पहले G8 नाम हुआ करता था इसका 1997 के बाद से। रूस को इसका मेंबर बनाया गया था, 7 थे अब 8 हो गए थे। फिर उसके बाद 2014 में जो एक विवाद हो गया, क्रिमिया विवाद के समूह से क्या निष्कासित कर दिया गया। जाने के पश्चात समूह को एक बार पुनः G7 कहा जाने लगा। तो याद रखना आपको, G8 कंट्री हुआ करती थी। 1997 के बाद किसको मेंबर बनाया गया, रसिया को मेंबर बनाया गया। और 2014 में क्रिमिया विवाद के बाद पूर्णतः देखा जाए तो किसको, रूस को निकाल दिया गया। और उसके बाद फिर से ये G7 कंट्री हो चुकी है, G7, ठीक है। और पॉसिबल है कि आने वाले टाइम के अंदर भारत भी G7 का सदस्य बन जाए, यानी G7 से G8 भी हो सकता है। अफ्रीका भी है ऊपर आपका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद दक्षिण कोरिया है। तो पॉसिबल है कि देशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो उस पर आगे चलते हैं। G7, और बात करें शिखर सम्मेलन की G7 की, तो आपको पता है सालाना आयोजित कराया जाता है, आपका हर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। समूह के सदस्य देशों द्वारा क्या रोटेशन के आधार पर इस सम्मेलन की मेजबानी की जाती है। यानी रोटेशन होता है कि मान के चलते कि एक सर्कल बना हुआ है, बीच टॉप पे रखा हुआ यूएसए, फिर उसके देखा जाए तो इस राइट साइड में मान के चलते कनाडा। ऐसे क्या आपका रोटेशन के हिसाब से ये इनका चलता रहता है। रोटेशन का मतलब हो गया कि प्रतिवर्ष, यानी कि 2021 के अंदर जैसे अभी कहाँ पे यूके में हुआ, इससे पहले 2020 में यूएसए में हुआ था, उससे पहले 2019 में कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था, 2018 में जर्मनी में हुआ था। तो ऐसे ये चलता रहता है, रोटेट करता रहता है। शिखर सम्मेलन में होने वाली चर्चा के विषय और अनुवर्ती बैठकों समेत लगभग देखा जाए आपका सभी मामलों पे शेरपा द्वारा नियंत्रित किया जाते हैं। शेरपा द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित रखा जाता है। उसके बाद जो कि आमतौर पर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं के प्रतिनिधि अथवा राजनयिक स्टाफ के सदस्य होते हैं शेरपा। याद रखना, राजनयिक जो प्रतिनिधि आमतौर पर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कौन होते हैं, नेता। यानी कि अभी कैसे कि यूएसए के प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए हो गए आपके, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हो गए, उसके बाद आपके यूके के प्रधानमंत्री हो गए। तो ये सारे होते हैं इसके अंदर। सम्मेलन के दौरान देखा गया है कि आपका यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है इसके अंदर। याद रखना, सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ, ये बड़े बड़े जितने भी आपके ग्रुप हैं इनको भी क्या किया जाता है, प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। जैसे कि इस बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी साहब को, दक्षिण कोरिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को, और ये सारे होते हैं क्योंकि इसके अंदर देखा जाए तो लगभग आपके काफ़ी पावरफुल देश है, बहुत सारे शक्तिशाली देश आते हैं, और काफ़ी ये सारे के सारे G7 में विकसित कंट्री हैं आपके। बात करें आपकी चुनौती और चिंताएं की, तो इसमें आपका साफ लिखा हुआ है कि ये नीतियां जो होती है इनकी वो कारगर कभी कभार साबित नहीं होती, और एक दूसरे जो देश है वो बाध्य तरीके से मानते नहीं हैं। तो G7 सदस्य देशों के बीच देखा जाए तो आंतरिक तौर पर आपका कई चीज़ों पे आज सहमतियाँ मौजूद की गई है, जिसमें आपको उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए देख सकते हैं आप कि आयात पर लगने वाले कर और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कार्रवाई को लेकर क्या है कि अमेरिका और अन्य जो देश हैं उनके बीच क्या विवाद रहता है आपका। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रतिबिंबित ना कर पाने की वजह से संगठन की आलोचना की जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि ये सही से अपने कार्य को नहीं रख पाते और आर्थिक स्थिति में सही ढंग से ये काम नहीं कर पाते, और इस वजह से देखा जाए तो संगठन की कई बार आलोचना की गई है। आगे बात करते हैं आपका कि प्रतिनिधियों का अभाव है। तो प्रतिनिधियों का अभाव के कारण क्या है कि G7 के देशों के बीच, अब पहले ही हमने अभी कमियां पड़ी जिसके अंदर आपस में इनके क्या है कि प्रतिबिंबित नहीं हो पाते, ये आपस में एक दूसरे के समर्थन में नहीं आ पाते, कई सारे मुद्दों पे विवाद है। तो वैसे ही आपका अफ्रीका, लैटिन अमेरिका हो गया या दक्षिण गोलार्ध के बहुत सारे देश हैं जिसमें G7 सदस्यता नहीं है इनके पास। जैसे कि एशिया के अंदर भी देखा जाए तो आपका एशिया के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जिनको G7 के अंदर सदस्यता नहीं मिली, तो इसका अभाव है और ज़्यादा। उसके बाद यहाँ अंतर देखा जाए तो सरकारी संगठन, विश्व की अन्य तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था जैसे कि हमारा मुल्क हो गया भारत, ऊपर से आपका ब्राज़ील आदि से चुनौतियों का सामना कर रहा है। कैसे
चुनौतियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है आपको कि जितनी कंट्री ज़्यादा आएगी उतना व्यापार होगा, उतनी क्या है कि वार्तालाप एक दूसरे से होगी, कैसे व्यापार करना। और जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो विश्व को एक साथ आना पड़ेगा, जब भी जाके हम कोरोना से क्या जंग जीत सकते हैं। वैसे ही देखा जाए तो आपका वर्ष 1999 में वैश्विक आर्थिक चिंताओं से निपटने और अधिक देशों को एक साथ लाने के लिए आपका क्या G20 समूह का गठन किया गया था। याद रखना 1999 में G20 का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? चिंताओं से निपटने और आर्थिक देशों को एक साथ लाने के लिए किया गया था। ऐसे ही G7 को भी करना पड़ेगा, चिंताओं से निपटने और आर्थिक आपका देशों को एक साथ लाना पड़ेगा, जब भी जाके क्या G7 में विवाद कम होंगे, थोड़े बहुत आलोचना कम होगी और काफ़ी ज़्यादा ये प्रगति कर पाएगा। भारत और G7 की भागीदारी की बात करें तो वर्ष 2019 में फ्रांस में आयोजित आपका 45वां जो G7 शिखर सम्मेलन था, उसमें आपकी भारत की हिस्सेदारी एक प्रमुख आर्थिक और लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में भारत की रणनीतिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। क्योंकि आपको बता दें कि भारत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ऊपर से लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक शक्ति अमूमन क्या है कि हमने करके दिखाया है, एक साथ हमने अभी तक कोरोना से जंग जीतने में कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे। वर्ष 2020 में देखा जाए तो अमेरिका द्वारा भारत को शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि यह सम्मेलन महामारी के कारण नहीं हो सका। आपको बता दें 2020 के अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा महामारी फैल गई थी, तो उसके कारण ये सम्मेलन नहीं हो पाया। अमेरिका ने आमंत्रित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान भी भारत ने 5 बार G7 यानी तत्कालीन G8 समूह के सम्मेलनों में भाग लिया था। भारत के उस टाइम के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। विचार विमर्श हेतु महत्वपूर्ण मंच आपका यहाँ व्यापार हो गया, कश्मीर मुद्दे हो गए और रूस ईरान के साथ भारत के संबंधों पर G7 सदस्यों से विचार विमर्श करने के लिए आपका एक बेहतर मंच उपलब्ध कराता है। जैसे कि कश्मीर मुद्दों पे आपका रूस ईरान भारत के संबंध पे ये क्या है, एक बहुत अच्छा मंच है जो कि इन मुद्दों पे बात करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि इसके अंदर देखा गया है कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा विकसित कंट्री है और लोकतांत्रिक कंट्री है, ऊपर से यूएनओ के सदस्य और सुरक्षा परिषद के सदस्य देश है। भारत के लिए G7 का निहितार्थ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ब्रिक्स और G20 आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हिस्सेदारी के साथ आपका भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से एक बेहतर और एक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आपका। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है आपका। और आई होप, आशा करता हूँ इस सेशन के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और उसके बाद क्या है कि आपको इससे यूपीएससी सीएससी जो 2021 में होने वाला है मेंस में काफ़ी अच्छा लिखने को मिलेगा। और ये आप पॉइंट लिख भी सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने और राइटिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी के अंदर इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट, कैसे आप कैसे लिखते हैं, आप कितने पॉइंट लिख पाते हैं। सटीक मतलब एक होता है सटीकता, कैसे आप सटीक तरीके से एग्ज़ाम को लिखते हैं। फालतू बातों को लिखने का मतलब है यूपीएससी से सीधा बाहर होना। तो इसी के साथ यही सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।